हेलो फ्रेंड्स, जिज्ञासा विद सेल्फ स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम भारत के संविधान में बात कर रहे हैं प्रेम्बल की, यानी उद्देशिका की। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सभी में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। उद्देशिका का संविधान के निर्वचन में महत्व। इन बेरुबाकी यूनियन के मामले में ये कहा गया है, AIR 1960 है इसका। उच्चतम न्यायालय ने इसमें मत व्यक्त करते हुए कहा है कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि उद्देशिका को संविधान का प्रेरणा तत्व भले ही कहा जाए, किंतु इसे संविधान का आवश्यक भाग नहीं कहा जा सकता। इसके न रहने से संविधान के मूल उद्देश्यों में कोई अंतर नहीं पड़ता। यह न तो सरकार को शक्ति प्रदान करने का स्रोत है और न ही उस शक्ति को किसी भी भांति निर्बंधित, नियंत्रित या संकुचित करती है। उद्देशिका का महत्व केवल तब होता है जब संविधान की भाषा अस्पष्ट है, संदिग्ध हो, यानी भाषा जो है समझ नहीं आ रही हो, तो हम प्रेम्बल को जब देख सकते हैं। ऐसी अवस्था में संविधान के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए उद्देशिका का सहारा लिया जा सकता है। जहाँ संविधान की भाषा असंदिग्ध है और उद्देशिका का सहारा लेना आवश्यक नहीं। उसके बाद आया केशवानंद भारती वर्सेस केरला। इसके मामले में उच्चतम न्यायालय ने बेरुबाकी के मामले में जो निर्णय दिया गया था उसको उलट दिया और कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है। किसी साधारण अधिनियम में उद्देशिका को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना संविधान में। संविधान के उपबंधों के निर्वचन में उद्देशिका का बहुत बड़ा महत्व है। मुख्य न्यायमूर्ति श्री सीकरी ने कहा, इस मत के पक्ष में कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया गया जो कि शक्तियों के विषय में सही है, वहीं निषेधों और परिसीमाओं के विषय में भी सही है। अनेक मामलों में उद्देशिका के आधार पर परिसीमाएं उत्पन्न होती हैं। न्यायमूर्ति ने कहा कि हमारे संविधान की उद्देशिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और संविधान में निहित उद्देश्य आदर्शों के अनुरूप निर्वचन किया जाना चाहिए। 368 के अंतर्गत उद्देशिका के आधार पर संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर परिसीमा लगाई गई थी और यह निर्णय दिया गया कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है परंतु आधारभूत ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। इस मामले में दिए गए निर्णय को अनेक विनिश्चयों में लागू किया गया। इस प्रकार रणधीर सिंह वर्सेस भारत संघ के मामले में न्यायालय ने उद्देशिका का अनुसरण करते हुए यह भी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 14, 16, 39 के अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार संविधान का लक्ष्य है, अतः वह मूल अधिकार है। अब बात करते हैं प्रभुता संपन्न की। उद्देशिका के अनुसार भारत के लोगों ने भारत को एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य बनाने का निश्चय किया है। प्रभुत्व संपन्न शब्द इस बात का घोतक है कि भारत आंतरिक व बाह्य दृष्टि से किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। यह संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। भारत अपनी विदेशी नीति के मामले में पूर्णतः स्वतंत्र है। वह किसी भी देश से मित्रता संधि कर सकता है। स्वतंत्रता के पश्चात भी भारत राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का सदस्य है, किंतु यह सदस्यता भारत की संप्रभुता पर अंश मात्र भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती। लोकतंत्रात्मक शब्द इस बात का परिचायक है कि भारत की सरकार की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। लोकतंत्रात्मक सरकार जनता की, जनता के लिए और जनता के द्वारा स्थापित सरकार है। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि देश का शासन चलाते हैं। वे जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 5 वर्ष बाद जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अवसर देती है। फिर है पंथ निरपेक्ष। 42वें अमेंडमेंट संशोधन द्वारा जो हुआ था, ये
1976। पंथ निरपेक्ष की धारणा संविधान में प्रयुक्त विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की पदावली में पहले से ही अंतर्निहित थी। प्रस्तुत संशोधन द्वारा उसे स्पष्ट कर दिया गया है। पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी विशेष धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता, वरन धर्मों के समान व्यवहार करता है और उन्हें समान संरक्षण प्रदान करता है। धर्म मानने, आचरण करने, प्रचार करने प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र है। प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म को मान सकता है, आचरण कर सकता है और प्रचार कर सकता है। अरुणा राय वर्सेस भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पंथ निरपेक्षता का सकारात्मक अर्थ है इसके अनुसार सभी धर्मों का ज्ञान होना, उनके प्रति आदर का भाव होना चाहिए और उनके प्रति आपस में आदर की भावना का बीज पैदा करना है। भारत में पंथ निरपेक्षता संविधान की उद्देशिका में स्पष्ट रूप से लिखा गया है और संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तथा भाग 4 से भी पंथ निरपेक्षता स्पष्ट है। समाजवाद शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। उद्देशिका में प्रयुक्त आर्थिक न्याय पदावली में समाजवाद की उपधारणा अंतर्निहित है। संविधान निर्माताओं ने इस आर्थिक न्याय पदावली की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी है। देश में इस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की जाए, इसको सरकार बनाने वाले लोगों पर छोड़ दिया गया था। प्रस्तुत संशोधन इस आर्थिक न्याय को एक निश्चित दिशा देता है। समाजवाद शब्द की कोई निश्चित परिभाषा देना कठिन है। समाजवादी, लोकतंत्रात्मक दोनों प्रकार के संविधानों में इस शब्द का खुलेआम प्रयोग किया जाता है, किंतु इसे तो स्पष्ट ही है कि समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन के मुख्य साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। नियंत्रण की मात्रा कितनी अधिक और कितनी कम है, इस आधार पर समाजवाद के वास्तविक स्वरूप की अवधारण किया जाता है। एक्सेक्सवियर वर्सेस भारत संघ